एकेडमी एक्सपीरियंस आपका यूनिमोरे में। तो इनिशियल डेज क्या ये अगर यही था तो इंडिया में बैठा होता, बट थोड़ा देर बाद चीजें चेंज होना स्टार्ट हुआ। लेकिन मैं सिर्फ थीसिस करूं और यहाँ पे और मेरे को ज्यादा स्ट्रेस नहीं हो। एक्चुअली मैं पहले थोड़ा लाइटली ले रहा था, बिकॉज दे विल आस्क यू क्वेश्चंस एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर देम दे विल गेट टू नो दैट यू आर नॉट डूइंग इट बाय योर ओन। यूरोपियन सिस्टम बहुत अच्छा है। यूनिवर में क्यों चूज किया था, ये यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। थोड़े पढ़ाकू बच्चे हैं तो आप इसे डायरेक्ट फेरारी में याद रखेंगे कि मॉडर्ना क्यों इम्पोर्टेंट है। सुपर कार बनता है। का ओवरऑल एक्सपीरियंस आप बोल सकते हैं कि 5 स्टार है। इंडियन करेंसी से यूरो कन्वर्ट होकर जब खत्म होने लगता है ना, तब आपको पता चलता है कि नहीं। तो आपको कितना कॉम्पिटिटिव लगता है? इम्प्लीमेंट करोगे ये सिचुएशन में, वो देखेंगे। आप खुद एनालाइज करोगे कि आप इसमें कितने कैपेबल हो कितने नहीं। थर्ड ईयर में भी स्कॉलरशिप मिलता है। अभी इटली में कुछ यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों को भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितना मिला है भी बहुत ज्यादा मिला है। लेकिन अगर स्टडी आपका प्रायोरिटी है तो स्कॉलरशिप अगर नहीं भी मिलता है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। आप जॉब यहाँ पे इतना है कि आप चूज नहीं कर पाएंगे कौन सा जॉब आप करेंगे। अगर आपका एकेडमिक्स में मार्क्स थोड़े से कम है, उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कम लैंग्वेज स्किल चाहिए होता है। पढ़ाई के साथ साथ लैंग्वेज नहीं हो सकता है। एक्सप्लेन करते हैं कि आपको वो क्यों सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप अकेले सब कुछ कर लोगे। कुछ भी काम करने से टीम चाहिए। पूरा बेस लेवल के हो तो आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको ऊपर से चला जाएगा। सब फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ब्लास्ट होता है। तो आपके पास मैंने इतना एक्सपीरियंस किया कि वो जॉब मिल जाएगा, जो पीरियड है उसके अंदर उसको मिल जाएगा। लिख के दे सकते हैं, मतलब एवरेज मार्क लेके भी पास हो गया है तो उसका जॉब कंफर्म है, कोई रोक नहीं सकता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलिंगर वंस अगेन। सो आज हमारा साथ है अभिषेक पृष्टि, जो कि ऑलरेडी मोडेना में है और उनका अभी पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है। अभी वो ग्रेजुएट हो चुके हैं 2023 में, जैसे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 2024 जनवरी में। तो भाई आपका ग्रेजुएट कौन से मंथ में आप हुए थे? मैं अप्रैल मंथ में हुआ था। अप्रैल मंथ में हुए थे। तो ऑलरेडी उनके साथ हमारा ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम डिस्कस किए थे कि इटली क्यों आना चाहिए, इटली का प्रोसेस क्या है और उनका एक्सपीरियंस कलिंगर के साथ क्या था, एवरीथिंग। लेकिन आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि उनका एकेडमिक लाइफ, उनका जो पढ़ाई कर रहे थे उसमें करियर अपॉर्चुनिटी क्या है और उन वो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, उनके रिगार्डिंग हम सारा चीज डिस्कस करेंगे। राइट। सो अभिषेक भाई, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू जोनेस भाई। होप यू आर डूइंग वेल। एब्सोल्युटली फाइन। ओके, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जब आप मॉडर्ना का जर्नी स्टार्ट किए थे उस टाइम पर कोविड जस्ट, मतलब कोविड खत्म होने वाला था। ऐसा खत्म तो नहीं हुआ था, 2020 में ही हम आए थे, राइट? 2020 में हम नवंबर आए में थे। तो उस टाइम पर ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास ऐसा चल रहा था। थोड़ा उसको ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, फिर थोड़ा शॉर्टली बताइए कि आपका जो 2 साल का कोर्सेस रहा, ऑलमोस्ट आप 2.5 साल लगाए शायद कंप्लीट करने के लिए, 2.5 साल या ऑलमोस्ट 3 साल आप पकड़ सकते हैं। तो उसमें आपका एकेडमिक एक्सपीरियंस आपका यूनिमोरे में, क्योंकि आप इंटरनेशनल मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल हुए थे, तो आपका राइट। एकेडमिक एक्सपीरियंस आपका क्या था? मैं जैसे कि आपने बोला, अभी मैं शॉर्टली बताऊंगा मेरा जर्नी ड्यूरिंग कोविड। हम्म। सो पहले जब मैं नवंबर में आया था तब ओनली ऑनलाइन क्लासेस था, बिकॉज कोविड की वजह से ऑफलाइन क्लासेस स्ट्रिक्टली बंद थे। तो इनिशियल डेज थोड़ा बोर लगा कि ऑनलाइन क्लास वही सुबह ज्वाइन करो फिर ऑफ करो, हम्म। ऐसा हम्म। करके 2-3 महीना चला। तो थोड़ा ऑकवर्ड भी लगा कि क्या ये अगर यही था तो इंडिया में बैठा होता, तो यहाँ क्यों हम्म। आया। हम्म। बट थोड़ा देर बाद चीजें चेंज होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद 3-4 महीना बाद मैं जनवरी में आया मॉडर्ना। पहले तो मैं रोम में था कुछ दिन, उसके बाद मिलान में था। उसके हम्म। बाद मैं आया मॉडर्ना जनवरी में। तो आई गेस मार्च में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुआ। लेकिन जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुआ, आई थिंक मैं सिर्फ 2 ऑफलाइन क्लासेस गया हूँ। हम्म। उसके बाद फिर से, मतलब कोविड का यहाँ पे रेट जब बढ़ने लगा तो फिर से बंद हो गया। उसके बाद मैं एरास्मस अप्लाई किया पोलैंड में। तो 6 महीने के लिए मैं पोलैंड चला गया। तो कोर्स मतलब मेरा वहाँ 2022 में या 2021 में? 2021 सितंबर में मैं गया पोलैंड। मतलब आपका 2022, सेकंड सेम में? हाँ। सेकेंड सेम में जो गया मैं, लेकिन मैं थर्ड सेम का भी कोर्स वहाँ पे खत्म करके आ गया था, बिकॉज
मैं चाहता था कि यहाँ पे आके मैं सिर्फ थीसिस करूँ, और यहाँ पे और मेरे को ज्यादा स्ट्रेस नहीं हो। तो पोलैंड 6 महीने के लिए गया था मैं, वहाँ पे 42 क्रेडिट्स मतलब कंप्लीट करके आ गया था। तो मेरा यहाँ पे सिर्फ बचा था थीसिस। तो फरवरी में यहाँ पे आया था मैं, 2022। उसके बाद थीसिस का डिस्कशन, और एक्चुअली मैं पहले थोड़ा लाइटली ले रहा था थीसिस को। मैं मतलब सोचा कोई बात नहीं है, थीसिस है। और मेरे दोस्त लोग भी बोले हाँ हो जाएगा, 3-4 महीने 5 महीने में हो जाएगा। बट फॉर मी इट वाज डिफिकल्ट, बिकॉज हमारे इंडियन सिस्टम में थीसिस में नहीं किया। लाइक मेरा बैचलर्स में 2 बैचलर हूँ, और मैं मास्टर्स डिग्री नहीं किया, तो हमारा बैचलर्स में थीसिस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो मास्टर्स डिग्री में थीसिस होता है, वो एक डिफरेंट थीसिस है। ये थीसिस को ये लोग बहुत सीरियसली लेते हैं और डिटेल्ड ओरिएंटेड होता है। सपोज एक आप टॉपिक ले रहे हैं, तो आपको थीसिस रियल डेटा में करना पड़ेगा अगर आप चूज करते हैं तो। और ऐसा नहीं कि कहीं से डेटा उठा लिया, कहीं से प्रोजेक्ट उठा लिया, उसको पैराफ्रेज करके दे दिया। ये काम नहीं करेगा यहाँ पे। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद इसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और डेटा को अपडेटेड आपको रिकवर करना पड़ेगा। बिकॉज दे विल आस्क यू क्वेश्चंस, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर देम, दे विल गेट टू नो दैट यू आर नॉट डूइंग इट बाय योर ओन। सो ओके। थीसिस मुझे लगा अप्रोक्स 7 to 8 मंथ्स लगा थीसिस करने के लिए। तो फाइनली मैं 2023 में ग्रेजुएट हुआ। और ड्यूरिंग एकेडमिक्स मैं बोलूँगा कि यूरोपियन सिस्टम बहुत अच्छा है। पोलैंड में जब मैं एरास्मस पे था, वहाँ पे थोड़ा कोर्स मेरे को इजी लगा इन कंपैरिजन टू इटली। बिकॉज इन इटली दे आर वेरी स्पेसिफिक, एंड वो लोग थोड़ा और डीप नॉलेज में बात करते हैं। वेर इज इन पोलैंड, वो चाहते हैं कि वो जो जो पॉइंट में बात कर रहे हैं, वो जो जो पॉइंट आपको ड्यूरिंग क्लासेस बोल रहे हैं, आप वो सारे पॉइंट्स कवर करो। तो और यूनिमर में क्यों चीज चूज किया था वो तो मैं पहला पॉडकास्ट में बोला ही था, लेकिन अभी फिर से शॉर्टली बोल दे रहा हूँ कि ये यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है ये नॉर्थ रीजन में। आप अगर यूएस रैंकिंग देखोगे तो विद इन 500 आता है। और एंजो फेरारी जो है, वन एंड ओनली यूनिवर्सिटी है यूनिमोर जो एंजो फेरारी इसमें है। अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है तो आप अगर अच्छा है आपका एकेडमिक्स है, और आप थोड़े पढ़ाकू बच्चे हैं, तो आप इसके अंदर जा सकते हैं डायरेक्ट फेरारी में। और यूनिमोर इसलिए मैं चूज किया क्योंकि मेरा कोर्स जो था, मैं पहले कॉमर्स किया था बैचलर्स में। उसके बाद मैं बैचलर्स लॉ भी किया था, और मेरा वर्क एक्सपीरियंस जो था वो सेल्स मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशंस था। तो ये कोर्स मेरे साथ मैच हो रहा था। और एक रीजन ये है कि जैसे मैं मेरा जॉब एक्सपीरियंस जो इंडिया में था वो ऑटोमोटिव में था। और मोडेना को शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि मोडेना कौन सा सिटी है। सबको पता है कि इटली मतलब मिलान, रोम, वेनिस, बड़े सिटी है। लेकिन आज ये पॉडकास्ट जो हमारे सुन रहे हैं जो ऑडियंस, आज के बाद आई एम श्योर कि वो लोग याद रखेंगे कि मोडर्ना क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो आपका सुपर कार बनता है, जो फेरारी हो गया, आपका लैम्बोर्गिनी हो गया, तो यहाँ से गाड़ियां बनती हैं। यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अगर आप इटली में हैं और आपने मतलब आप देखना चाहते हैं कि प्लांट कैसा है, कहाँ पे है, तो ये मोडना में है। और इंक्लूडिंग मैसेराटी, ये तीनों जो मेजर फेमस कार्स है, इसका मैन्युफैक्चरिंग हब यही है। और ये वन ऑफ द रिचेस्ट रीजन है इन इटली। यस यस, क्योंकि वहाँ पे हमारा भी एक स्टूडेंट है जो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वो भी मतलब बहुत सारा क्या होता है ना, मिलान में एक शो होता है सुपर कार हम्म। का। ऐसा कुछ मियो मोटर्स में ऐसा कुछ हुआ है, होता है, तो वहाँ पे वो आते हैं जो फरारी की तरफ से, या वो पगानी की तरफ से आए थे समथिंग कुछ पगान। हम्म। या पगानी मोटर्स की तरफ से आए थे। ओके। जैसे कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस आप बोल सकते हैं कि 5 स्टार है। आप मतलब एब्सोल्युटली। आपका मतलब यूनिमोरा का होल एकेडमी का आपका थीसिस एवरीथिंग राइट। ओके, हम्म। थोड़ा उसको हम और एक लेयर हम डीप जाएंगे। जैसे आप जब आपका ड्यूरिंग द एकेडमी आपको क्रेडिट कंप्लीट करना है, क्योंकि एक चैलेंज होता है पहले हम्म। स्टूडेंट का दिमाग में, स्कॉलरशिप सेव करने के लिए क्रेडिट कंप्लीट करना चाहिए।
हम्म। और इंडिया से आ रहे हैं, तो थोड़ा हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंट। तो क्रेडिट कंप्लीट कितना चैलेंजिंग है, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? सबका तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस के हिसाब से कितना चैलेंजिंग है टाइम के हिसाब से क्रेडिट क्लियर करना? देखिए जोनेस भाई, हम ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ऑडियंस है उसको पूरा रियल बात पता चले, ना यस कि यस। सुनने में अच्छा शुगर लगे। कोटेड। यस यस। यस। तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। तो हम्म मेरा जो पढ़ाई था, मैं 2015 में लास्ट किया था, और मैं आया 2020 में। सो 5 साल मैंने पढ़ाई से मेरा कोई वास्ता नहीं था। तो हम्म इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी इन द इनिशियल डेज। बट जब आ गए हैं तो करना पड़ेगा, सो दैट वाज माय माइंडसेट। तो हम्म पहले जब क्रेडिट था, पहले 30 क्रेडिट्स करना पड़ता है फॉर गेटिंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, राइट? तो हम्म मेरा पहले 30 क्रेडिट्स नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, मैं 2 एग्जाम तो दे नहीं पाया, क्योंकि मेरा कोविड के टाइम पे जो होता है, उस टाइम पे ये भी था, इतना परसेंट क्लास नहीं होगा तो आप एग्जाम नहीं अपियर कर सकते हो। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने कुछ क्लास मिस कर दिया था, जिसकी वजह से मैं एक एग्जाम दे नहीं पाया। और दूसरा एग्जाम जिस दिन था, उस टाइम पे मेरा कुछ जो एप्लीकेशन था जिसमें एग्जाम देते हैं, वो एप्लीकेशन में मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, मैं नहीं दे पाया। और एक एग्जाम दिया था जिसमें मैं क्लियर नहीं कर पाया एग्जाम, क्योंकि उसका एक बाकी था, प्रोजेक्ट विथ ओरल था। तो मैंने ओरल दिया था, लेकिन प्रोफेसर ने बोला देखो तुम प्रोजेक्ट नहीं किए हो, तो आई एम सॉरी बट इसमें मैं तुमको पास नहीं कर सकती हूँ, तुम फिर से अपियर करना पड़ेगा तुमको। तो पहला सेमेस्टर में मेरा कुछ भी क्रेडिट नहीं था। तो पहला सेमेस्टर, पहला जो आपका स्कॉलरशिप अमाउंट है, वो मेरे को मिला नहीं था जब मिलना चाहिए था। सो उस टाइम पे मैं थोड़ा मेंटली भी थोड़ा मतलब आप अ, बोले फर्स्ट ईयर में आपको 30 क्रेडिट आपका नहीं हुआ था? नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं हुआ था, फर्स्ट ईयर में हुआ हम्म था, फर्स्ट सेमेस्टर हम्म में नहीं हुआ था। तो हम्म वो टाइम में मुझे भी थोड़ा मतलब ऑकवर्ड लगा कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, और क्या मुझसे हो पाएगा कि नहीं। तो फिर से मैंने सोचा कि नहीं, ये टाइम का गैप है, उस इतना दिन में मतलब इसमें टच में नहीं था, तो ये है। बट लेटर ऑन मैं सब कुछ छोड़ के, क्योंकि पहले जो बंदा आता है उसको ये होता है कि चलो अभी पहले घूम लूं, पढ़ाई तो होता रहेगा, क्या बात है। और घर से पैसे मिलते हैं, जब आप आते हैं पहली बार, तो घर से ऑब्वियसली पैसा लेके आते हैं और आपके पास कुछ सेविंग्स होता है। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं टिकता, मैक्सिमम 2-3 महीना। जब आप थोड़ा घूमते हैं, बाहर खाते हैं पिज्जा और वाइन, जब लगता है मजा, उसके बाद जब 2-3 महीना जाता है, और इंडियन करेंसी से यूरो कन्वर्ट होकर जब खत्म होने लगता है ना, तब आपको पता चलता है कि नहीं, अभी दो ऑप्शन है, या तो पढ़ाई करके स्कॉलरशिप अमाउंट लूं, या तो फिर लेबर काम कर लूं। और हम्म। लेबर काम तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप लेबर काम करने आए हैं तो ये स्टडी वीजा पे मत आइए, ये मेरा हम्म रिकमेंडेशन है। हम्म तो हम लोग टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं। तो हम हम्म लोग तो मैंने सेकंड सेमेस्टर से पढ़ना स्टार्ट किया। और उसके बाद मैंने पेपर यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर जब था, मैं सेकंड सेमेस्टर का पेपर क्लियर करके गया था। और जो वहाँ पे जब थर्ड सेमेस्टर था, मैं थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का 2 पेपर जो था थीसिस से पहले सारा क्लियर किया था। आ, तो आने के बाद मेरे मेरे पास सिर्फ थीसिस बचा था, बाकी सब मैं क्लियर कर लिया था। तो आपको कितना मतलब कॉम्पिटिटिव लगता है? कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि हम लोग का जो इंडियन स्टडी सिस्टम है, वो है कि हम लोग को पढ़ के थोड़ा दिमाग में रखना है क्या पॉइंट है और क्या है नहीं, और उसको लिख दोगे तो पास है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। पहला बात तो ये है, यहाँ पे पास होने के लिए आपको 80% चाहिए, ऐसा नहीं 40-50% में पास हो गए। वो पास को यहाँ पे पास नहीं बोलते हैं। तो 80% आपको चाहिए पास होने के लिए, पहला बात। सेकंड बात यह है कि आप जो वो लोग पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन आएगा आप वो लिख दिए या बोल दिए पास हो जाएंगे, नहीं। आपका हर ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट में आपको एक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, या आपका एक असाइनमेंट रहेगा, या कुछ भी ऐसा रहेगा कि आपने जो पढ़ा है उसको आप कैसे मतलब इम्प्लीमेंट करोगे ये सिचुएशन में, वो देखेंगे आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, राइट? उसके बाद आपको ग्रुप प्रोजेक्ट मिलेगा। क्यों? आप मतलब आपका इंटरपर्सनल स्किल कैसा है, आपका टीम वर्क कैसा है, वहां पे आप खुद एनालाइज करोगे कि आप इसमें कितने कैपेबल हो कितने नहीं। क्योंकि आपका जो पार्टनर होगा वो शायद आपका सेम लैंग्वेज नहीं बोल रहा हो, और आपको यहाँ का लोकल लैंग्वेज नहीं पता है, ठीक है? अगर सेम कोर्स में भी है, उनको प्रॉब्लम होता है आपका अंडरस्टैंडिंग समझना, और आपको प्रॉब्लम होता है कि उनका दिमाग में क्या चल रहा है।
तो आपको ये थोड़ा सा पहले डिफिकल्ट होगा एक दूसरे को समझना, लेकिन अगर टीम फॉर्मेशन हो गया है तो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको फिर से नेक्स्ट अटेम्प्ट तक वेट करना पड़ेगा। दिस इज ओके चैलेंज। तो ओके तो ऐसा है कि जैसे कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से डिस्कस किया इसके रिगार्डिंग कि 30 क्रेडिट करना मतलब एक डिफिकल्ट मतलब टास्क तो है डिफिकल्ट, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो लेकिन इसको हल्का में आप ले जाएंगे हम्म। तो फिर दिक्कत होगा, आपको अगस्त से पहले कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं फर्स्ट सेम में थोड़ा उसको हल्का लाइट ले जाते हैं, हाँ। सोचते हैं कर लेंगे। तो फिर जब सेकंड सेम में जाते हैं एग्जाम दे देते हैं, वो रिजल्ट नहीं पब्लिश होता है अगस्त तो 10 से वो पहले। हावी हो जाता है फिर। हाँ तो इसीलिए पहले से ही मतलब पहले अटेम्प्ट से ही एग्जाम देना चाहिए। ओके, इट्स ए गुड वन। सो अभी जैसे नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं। जैसे यहाँ पे पहले हमें पता नहीं था, जब हम पॉडकास्ट कर रहे थे पहले कर कि हमें थर्ड ईयर में भी स्कॉलरशिप मिलता है। बाद राइट। में हम उसको एक्सप्लोर किए और उसको हम रिसर्च करके फिर क्लियर किए कि नहीं, 2 साल के बाद आपको और 6 मंथ, सपोज आप ग्रेजुएट करने के लिए एक्सटेंड हो रहे हैं, हम्म। तो आपको फिर से 6 मंथ का स्कॉलरशिप मिलता है, मतलब पार्शियल स्कॉलरशिप मिलता है, राइट। हम्म। तो आपको मतलब आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और नेक्स्ट 6 मंथ, आप मतलब 3 बार आप स्कॉलरशिप लिए, राइट। राइट। ओके राइट। ओके, तो उसमें मैं और एक क्वेश्चन ऐड करूंगा। जैसे अभी हम्म। क्या हो रहा है, अभी इटली में कुछ कुछ यूनिवर्सिटी का ड्यू टू लैक ऑफ फंड कुछ बच्चों को अभी स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। ये लेटेस्ट न्यूज है। मैं पहली बार कोई वीडियो में ये बात अभी बोल रहा हूँ। मैं हम्म। पहले कोई बोला क्योंकि मैं पहले श्योर नहीं था। इसी साल कुछ बच्चे जो आए हैं, जैसे पाबिया में बच्चे थर्ड ईयर, बैचलर थर्ड ईयर में हैं, उनको मतलब अभी तक श्योरिटी नहीं है उनको स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ फंड इशू शो कर रहा है। सपोज इमेजिन आप वही फर्स्ट ईयर में हैं और सेकेंड ईयर में आपको पता चलता है कि मोडेना के लैक ऑफ फंड के कारण, जैसे एमिलियो रोजिया जो आपका जो रीजन है, हम्म। lack of खंड के कारण एर्गो और स्कॉलरशिप पब्लिश नहीं कर रहा है, 50% बच्चों को दिया, रिमेनिंग को नहीं दे रहा है। तो हम्म। वहां पे आपको मैनेज करना सेल्फ फाइनेंस कितना डिफिकल्ट है। पहले तो मैं आपको एक चीज का और थोड़ा क्लैरिटी देता हूँ। मतलब हम्म आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये चीज थोड़ा और खुल के आए लोगों के सामने। कि हम्म अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 3 साल आपको स्कॉलरशिप मिले, हम्म तो 3 साल में आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगा उसका कंडीशन है आपको जो एकेडमिक ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा पढ़ाई में भी। फॉर हम्म एग्जाम्पल, मैंने 2020 सितंबर में क्लास स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है। तो मैं अप्रैल 2023 में पास कर गया, राइट। तो उसके लिए मैंने जो थर्ड ईयर का स्कॉलरशिप लिया था वो मैं एर्गो को रिटर्न कर रहा हूँ अभी, ठीक है। क्यों? दिस इज अ कंडीशन, आप अगर थर्ड ईयर का स्कॉलरशिप लेते हो तो आपको खत्म करना पड़ेगा आपका थीसिस सितंबर 2023 में। अगर मैं हम्म ये अगस्त या सितंबर में पास करता तो मेरे को शायद ये रिटर्न नहीं देना पड़ता पैसा, और शायद मेरे को और एक इंस्टॉलमेंट मिलता भी। लेकिन ये हम्म एक्चुअली थीसिस का प्रेशर में ये चीज मेरा माइंड से निकल गया था और मैं वो नोटिफिकेशन पढ़ा भी नहीं। सो अभी मैं वो फंड रिफंड कर रहा हूँ। बट दैट इज ओके, क्योंकि जो मेरा नहीं है तो उसको मैं रखूंगा नहीं, क्योंकि जितना मिला है भी बहुत ज्यादा मिला है। और मेरे को लगता है कि आप अगर आपको कोई कंट्री या कोई बॉडी आपको पढ़ाई के लिए पैसा देता है और आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स से निकल रहे हो, तो ये जो आपका हक नहीं है उसको रिटर्न कर देना इज अ वाइज डिसीजन। ओके। वो तो सही बात है कि अब आप मुझे बताइए कि सपोज अभी आपका सेकेंड ईयर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, तो एज ए स्टूडेंट, सपोज अभी कोई स्टूडेंट इटली में वो चीज फेस कर रहे होंगे शायद, तो उनके लिए हम्म। वो बहुत, या कोई आ रहे होंगे अभी प्लान कर रहे होंगे, तो उनको वो भी दिमाग में रखना चाहिए कि सपोज स्कॉलरशिप, क्योंकि अभी मेरा वही मैं बोलता हूँ कि आप इटली आ रहे हैं हम्म। ये मत सोच के आए कि हमें स्कॉलरशिप मिल रहा है हम आ रहे हैं। ये आपका मतलब गोल पॉइंट नहीं होना चाहिए। आपका पॉइंट हम्म। होना चाहिए एजुकेशन, और साथ में जब आप कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट कंट्री से, एक आप एड ऑन कर सकते हैं वहाँ पे स्कॉलरशिप हम्म। है तो मेरा एजुकेशन फ्री हो जाएगा। ट्रू। लेकिन सपोज आपके फिनेंशियल मतलब फाइनेंशियल आपका कैपेसिटी नहीं है कि आप खुद को फाइनेंस कर पाए थ्रू फैमिली और आप कैसे भी करके या खुद के सेविंग से, सपोज स्कॉलरशिप नहीं हम्म। मिलता है, तो फिर मेरा रिकमेंडेशन रहता है आप इटली मत आइए। क्योंकि बीच में सपोज कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना, जैसे अभी इस प्रॉब्लम को मैं, जैसे मैं अभी मेरा बस बहुत सारे स्टूडेंट का इस के रिगार्डिंग मेरे पास कॉल आता है कि अभी स्कॉलरशिप नहीं मिला। अभी वो 2 साल पढ़ाई कर चुके हैं, थर्ड ईयर में है बैचलर्स में, हम्म। तो इसलिए वहां पे वो एक ऑलरेडी मेंटली स्ट्रांग है, क्योंकि उनको एजुकेशन मतलब एजुकेशन दिख रहा है। सपोज हम्म। कोई
बहुत लो बैकग्राउंड से होगा और उसको पता चलेगा कि स्कॉलरशिप नहीं है, तो फिर वो तो पूरा मतलब घबरा जाएगा और वो पैनिक कंडीशन में आ जाएगा, राइट। देखिए देखिए जोनेस भाई, मैं इसमें ये पॉइंट बोलना चाहूंगा कि अगर आप प्लान करके आए हो कि स्कॉलरशिप मिलेगा, तो देर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी कुछ भी रीजन के लिए स्कॉलरशिप नहीं भी मिले। लेकिन अगर स्टडी आपका प्रायोरिटी है, तो स्कॉलरशिप अगर नहीं भी मिलता है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। आप पार्ट टाइम जॉब करके खुद को फाइनेंस कर सकते हो। और ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आपको लैंग्वेज आता है, जैसे इटालियन, जर्मन, फ्रेंच, कोई भी यूरोपियन लैंग्वेज आपको आता है, तो यहाँ पे जॉब का कमी नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि यूरोप में जॉब नहीं है, तो मैं उनके साथ एग्री नहीं करूंगा। क्यों? मैं यहाँ पे हूँ और मैं जॉब एप्लीकेशन कर रहा हूँ, मेरे को इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं, और मेरे को पता चल रहा है कि जहाँ जहाँ मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ लास्ट मोमेंट में, ओनली बिकॉज आई डोंट हैव सफिशिएंट लैंग्वेज स्किल। मेरा अभी जो स्किल है इटालियन लैंग्वेज का, वो आदुए है, जिसको हम A2 बोलते हैं। तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि अगर आपको प्रोफेशनल जॉब करना है तो आप B1 लेवल में आए। जैसे आपको राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सब कुछ आता हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉब यहाँ पे इतना है कि आप चूज नहीं कर पाएंगे कौन सा जॉब आप करेंगे। ठीक है? तो जॉब के लिए आपको पहला चीज है, आपको लैंग्वेज आना चाहिए। पर अगर आपका एकेडमिक्स में मार्क्स थोड़े से कम है, उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? और रही बात पार्ट टाइम की, अगर बंदा आ गया है और उसको स्कॉलरशिप नहीं मिला, तो ये बहुत बड़ा बात नहीं है। स्कॉलरशिप मिलना जो है कि ऐसा स्कॉलरशिप मिलेगा तो मैं पढ़ने आऊंगा, ऐसा कहाँ पे मतलब लिखा नहीं हुआ है। ठीक है? तो अगर वैसा सिचुएशन होता है, और जॉब्स कर सकते हैं। पहला बात, जैसे आपका कोई फैक्ट्री में पार्ट टाइम सैटरडे संडे जा सकते हैं, आप डिलीवरी जॉब्स कर सकते हैं, या आप एक रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हैं। ठीक है? तो इसके लिए बहुत कम लैंग्वेज स्किल चाहिए होता है, मतलब बेसिक थोड़ा हाय हेलो, और जो डे टू डे कन्वर्सेशन अगर उतना आ जाता है तो मिल जाता है। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज स्किल अच्छे से आता है, तो आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा। मतलब स्टूडेंट को भी अभी मतलब अच्छा जॉब मिल रहा है। ओके, इससे मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका आप ऑलमोस्ट आंसर कर दिए हैं। जैसे कि लैंग्वेज, क्योंकि यूरोप हम्म। में कोई भी कंट्री में आप जा रहे हो, स्पेसिफिकली आप आईटी सेक्टर को छोड़ के, हम्म। आईटी सेक्टर में उतना लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, लेकिन मैनेजमेंट सेक्टर में तो लैंग्वेज 100% चाहिए। हम्म। तो इसलिए उसके लिए मतलब रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप जितना जल्दी लैंग्वेज सीखेंगे, क्योंकि आपको क्या लगता है पढ़ाई के साथ साथ लैंग्वेज नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, ये गलती मैंने किया है। तो अभी मैं एक थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ टाइम के। क्योंकि देखिए, जब मैं पहले आया था, तो उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस हो रहा था। तो अगर उस टाइम पे मैं लैंग्वेज स्टार्ट कर देता, तो अभी तक मेरा B1 B2 हो जाता। लेकिन उस टाइम पे माइंड वैसा नहीं चाहता था, घुमा फिरा, तो वहाँ पे टाइम लॉस हुआ। एनीवे, ये एक एक्सपीरियंस था। तो लैंग्वेज इसीलिए सीखना चाहिए आपको, क्योंकि वो एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। एक अच्छा पॉइंट मैं ये भी बोलूंगा, यहाँ पे वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि आपको वो क्यों सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो बोलते हैं कि आपका जो जॉब डेजिग्नेशन रहेगा, क्लाइंट हैंडलिंग रहेगा। हमारा क्लाइंट्स है US, UK, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, वो लोग इंग्लिश इंग्लिश में बात करते हैं, दैट इज फाइन। लेकिन यहाँ पे हमारे जो लोकल टीम है, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। सो उनके साथ तुम कैसे डीलिंग करोगे? सो फॉर दैट वी नीड पर्सन हु कैन स्पीक लोकल लैंग्वेज, इंक्लूडिंग इंग्लिश। ऐसा नहीं कि मतलब आप अकेले सब कुछ कर लोगे, आपको भी टीम चाहिए। कुछ भी काम करने से टीम चाहिए। अगर आपका टीममेट आपको नहीं समझ पा रहा है, तो आप क्या काम करोगे? राइट राइट तो राइट। वो ये नहीं बोल रहे नेटिव स्पीकर हो क्या हो, वो बोल रहे हैं कि अगर प्रोफेशनल जॉब करना है तो B1 सीख के आओ, सो दैट मेल पढ़ लो, मेल कर लो, समझ जाओ। क्योंकि यहाँ पे जो फोन में बात करते हैं, आपको तो पता ही होगा, ये लोग थोड़ा फास्ट बोलते हैं। और अगर आप बेसिक मतलब पूरा पूरा बेस लेवल के हो, तो आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको ऊपर ऊपर से चला जाएगा सब। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि आप सीख के आओ। क्योंकि आप क्लाइंट को बार बार नहीं बोल सकते सॉरी आप क्या बोले, सॉरी आप क्या बोले। वो बोलेगा चलो अच्छा लगा तुमसे मिलके, दूसरा मैं देख लेता हूँ कोई। जी 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 जी। तो ये अभी जैसे कि ये सिर्फ इटली के लिए नहीं, इटली, जर्मनी, फ्रांस कहीं पे भी जाते हैं तो मैनेजमेंट सेक्टर में स्पेसिफिकली तो आपको लैंग्वेज एक एटलीस्ट B2 लेवल, B1 लेवल का आना चाहिए मिनिमम। B1 मिनिमम। मिनिमम है। यस।
नहीं तो फिर आपको जॉब मिलना बोल सकते हैं मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अगर बहुत अच्छा आपका कोई रेफरेंस है, बहुत हम्म, अच्छा, और आप लकी भी हो एट द सेम टाइम, तभी जॉब मिल हम्म। सकता है। मतलब फिर भी अगर हम दो, रेकमेंड वही करेंगे कि लैंग्वेज रहेगा तो ज्यादा एडवांटेज रहेगा। लॉन्ग एब्सोल्युटली, टर्म अगर प्लान कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट आ रहा है ये सोच के कि यहाँ पे मैं पढ़ाई करूंगा, यहाँ पे मैं जॉब करूंगा, करियर बनाऊंगा, या यहाँ पे पढ़ाई करके जॉब करके एक्सपीरियंस लेके दूसरा कंट्री मूव करूंगा, फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि उसको लैंग्वेज सीखना चाहिए। अगर बंदा आ रहा है कि नहीं मेरे को सिर्फ पढ़ाई करके घर चला जाना है, तो लैंग्वेज नहीं सीखे, यहाँ पढ़ के घर चला जाए। हम्म। तो उनके प्रायोरिटी के हिसाब से उनको सेट करना, ओके। हम्म। तो अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन में हम आएंगे कि जॉब सर्च वीजा, वैसे पोस्ट स्टडी वीजा इटली का 12 मंथ्स होता है, राइट? हम्म। 12 मंथ्स का है। तो उसके लिए जैसे अभी सपोज अब आपका डिग्री कंप्लीट हो गया, जब आप जाते हम्म। हैं पोस्ट स्टडी वीजा को कन्वर्ट करवाने के लिए स्टडी वीजा से, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होता है, तो उसका प्रोसीजर एक्चुअली क्या है? वही आपको जा करके मतलब पुलिस स्टेशन में ही आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है, जहाँ पे हम सुजोनो करते हैं रेसिडेंट परमिट, ना क्या उसका रिक्वायरमेंट, थोड़ा आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे? हम्म। तो जैसे ही आपका कोर्स खत्म हो गया, आपको पहले आपका डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। सर्टिफिकेट जैसे आप कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप पुस्ती से जैसे लाते हैं किट, वो किट लाके फिल करेंगे। उसके बाद जॉब से वीजा जाके सर्टिफिकेट्स, और आपका जो एग्जिस्टिंग परमिसो है, और आपका कॉन्ट्रैक्ट, ये सब जो जो बेसिक डॉक्यूमेंट लगता है, उसके साथ एडिशनल सिर्फ रहेगा कि आपका पढ़ाई खत्म हो चुका है। आपका सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ रहेगा कि आप मास्टर डिग्री यहाँ पे खत्म कर चुके हो। तो अभी आपको जॉब सर्च वीजा चाहिए एक जॉब ढूंढने के लिए। तो वो आप जब सबमिट करोगे क्वेस्टुरा में, तो वो आपका एप्लीकेशन लेके आपसे डेट देंगे आपको कि ये डेट में आप आ जाइए फिंगरप्रिंट देने के लिए। तो फिंगरप्रिंट देंगे, उसके बाद जैसे प्रोसीडियर होता है 45 टू कुछ दिन लगते हैं। उसके बाद आपका जब जैसे रेडी हो जाता है, आपको मैसेज आ जाता है, या आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं जो साइड होता है उसका, फिर आके आप रिसीव कर सकते हैं वो। तो उसके लिए आपको फिर आपका फंडिंग दिखाना पड़ेगा ना, फाइनेंस आपको दिखाएगा, आपके आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है तो कितना अमाउंट हम्म, आपको शो करना पड़ता है? देखिए ऑनेस्टली बात बोलूं, फंडिंग दिखाना पड़ता है, लेकिन हम्म, इन माय केस, इन माय हम्म, रीजन इट वाज क्वाइट डिफरेंट। हम्म, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे कुछ ज्यादा पैसे नहीं थे। आई थिंक 2200 यूरोस थे, मैं दिखा था, लेकिन उन्होंने बोला कि ये चाहिए नहीं। देखिए क्वेस्तुरा जो है, मैं और एक थोड़ा ट्रांसपेरेंटली बोलना चाहता हूँ कि क्वेस्तुरा जो हम्म, है वो हर एक रीजन में डिफरेंट होता है। और हम्म, उनका जो होता है मूड, उनके मूड के ऊपर डिपेंड होता है। अगर उनका हम्म, मूड अच्छा है तो वो डॉक्यूमेंट आपका अगर कुछ कम भी है वो कर देंगे, पहले कर देंगे, बोले ठीक ठीक है ये डॉक्यूमेंट लाके दे देना। अगर हम्म। उसका मूड अच्छा नहीं है तो आप सारा डॉक्यूमेंट दोगे, फिर भी बोलेगा आज नहीं होगा, तुम नेक्स्ट एक अपॉइंटमेंट लेके आओ। और यहाँ पे फंडिंग पहला बात है तो मैंने दिखाया नहीं था, मेरे पास थे 2200 यूरो थे, मैं दिखाया नहीं था, मैं लेके गया था वो। उसके बाद बोला कि ये चाहिए नहीं, तुम ले लो। मतलब वो डॉक्यूमेंट मेरे से और वो लिया भी नहीं डिपेंड गया। करता है उनका मतलब ऑफिसर टू ऑफिसर। राइट। वो उनका थोड़ा मूड स्विंग होता है, सही बात हाँ, है। वो क्यों मूड स्विंग क्यों होता है ये भी बता देते हैं अपने पब्लिक को, कि इतने सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स वो लोग हैंडल करते हैं, वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए उनका मूड जब खराब रहता है, पहले मतलब 2-3 लोग आके उसका दिमाग खा के गए हैं, तब उसका दिमाग ठंडा नहीं हुआ है, फिर से हम जाके ये सब बोल रहे हैं, तभी वो ब्लास्ट होता है। ओके। तो ऑलमोस्ट आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। ओके, तो आगे हम देखते हैं आपका जॉब कब लगेगा। फिर हम हम्म। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम वही डिस्कस करेंगे कि आपका मैनेजमेंट को लेकर के कैरियर अपॉर्चुनिटी का क्या क्या स्कोप है। तो अभी हम उसको एक होल्ड रखेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए। क्योंकि श्योर। अभी अब जब जब आपका लग जाएगा तो फिर आप डिटेल में एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन आप इतना बता सकते हैं कि कोई इंटरनेशनल मैनेजमेंट कर रहा है हम्म। यूनिमोरे में, तो आपके बात से मैंने इतना एक्सपीरियंस किया कि उसके पास लैंग्वेज है तो उसको जॉब मिल जाएगा विद इन 12 मंथ्स 100%। ऑफ जॉब सर्च वीजा जो पीरियड है, उसके अंदर उसको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको खाली हाथ इंडिया लौटना पड़ेगा, राइट? भाई 100% है, मतलब अगर ऐसा बात है तो लिख लिख के दे सकते हैं कि अगर बंदा का लैंग्वेज स्किल है, और हम्म, वो मतलब एवरेज मार्क लेके भी पास हो गया है, ठीक है, हम्म। तो उसका जॉब कंफर्म है, कोई रोक नहीं सकता है।
तो ठीक है, तो आइए हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर भाई मिलते हैं। जय हिंद, ओके। जय जगन्नाथ। जय हिंद, जय जगन्नाथ।